डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिविल जज बनने के लिए अब 1 साल वकालत अनिवार्य। 2027 तक प्रैक्टिस की छूट, चयन के बाद 1 साल प्रशिक्षण और 1 साल क्लर्कशिप भी जरूरी। सोरेन सरकार को झटका, जेएसएससी जीसीएल समेत 22 परीक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बदली उद्योग की परिभाषा, 1978 का ट्रिपल टेस्ट संशोधित, 9 जजों की पीठ का 5-4 का फैसला, लंबित मामलों में पुराना टेस्ट ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह की रिमिशन पर नाराजगी जताई, सजा समीक्षा बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश। कोर्ट ने कहा वरना हम लेंगे फैसला। ग्राहम स्टेंस और बेटों की हत्या में उम्र कैद काट रहा है दारा। नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको इस सप्ताह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों पर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की भर्ती से जुड़े एक अहम फैसले में अपने मई 2025 के फैसले को बरकरार रखते हुए सिविल जज बनने के लिए कानून की प्रैक्टिस की अनिवार्यता को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है। हालांकि इसके साथ प्रशिक्षण और क्लर्कशिप की अनिवार्यता भी जोड़ी गई है। फैसले के अनुसार न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को राज्य न्यायिक अकादमी में 1 साल का गहन प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें 1 साल की संरचित लॉ क्लर्कशिप भी करनी होगी। क्लर्कशिप के पहले 6 महीने जिला न्यायाधीश या उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों की निगरानी में और अगले 6 महीने संबंधित हाईकोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश के अधीन पूरे करने होंगे। इस तरह 1 साल का प्रशिक्षण और 1 साल की क्लर्कशिप मिलकर पहले निर्धारित 3 साल की प्रैक्टिस के बाकी 2 वर्षों के व्यवहारिक अनुभव की भरपाई करेंगे। हालांकि ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2027 से लागू होगी। 31 मार्च 2027 तक आवेदन करने वाले कानून स्नातकों को किसी भी कानून प्रैक्टिस का अनुभव साबित करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें पात्रता के लिए 1 साल की प्रैक्टिस पूरी करने लेने वाला माना जाएगा और इस अवधि का प्रैक्टिस प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा। लेकिन चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रशिक्षण और क्लर्कशिप पूरी करनी होगी। नियुक्ति के बाद उन्हें ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर के रूप में नामित किया जाएगा और राज्य न्यायिक अकादमी में 1 साल का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को मिलने वाले सकल वेतन का आधा पारिश्रमिक दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 1 साल की लॉ क्लर्कशिप होगी। पिछले 6 महीने पहले 6 महीने प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश या उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों की निगरानी में और अगले 6 महीने संबंधित हाईकोर्ट के कार्यरत न्यायाधीशों के अधीन होंगे। इस अवधि में भी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाला पारिश्रमिक ही दिया जाएगा। क्लर्कशिप पूरी होने के बाद संबंधित हाई कोर्ट के जिस न्यायाधीश के अधीन ट्रेनी ने काम किया होगा वह उसकी प्रगति और उपयुक्तता पर विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ट्रेनी को नियमित न्यायिक पद पर नियुक्त किया जाएगा और उसे नियमित वेतनमान तथा अन्य सेवा के लाभ मिलेंगे। 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद आवेदन करने वाले कानून स्नातकों को 1 साल की सक्रिय कानून प्रैक्टिस का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा उन्हें 1 साल का प्रशिक्षण और 1 साल की क्लर्कशिप भी पूरी करनी होगी। प्रैक्टिस का सत्यापन प्रैक्टिस प्रमाण पत्र के जरिए होगा। ये प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब न्यायिक कार्यवाही के उम्मीदवार की वास्तविक उपस्थिति और भागीदारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज हो। नई व्यवस्था 5 साल तक लागू रहेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा करेंगे। हाई कोर्टों को 3 महीने के भीतर अपने संबंधित न्यायिक सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश भी दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर, नई दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कथित अत्यधिक और असंगत बल प्रयोग की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शनकारियों, जिनमें छात्र भी शामिल है, से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे। इसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिंदर कौर, पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त डीजीपी डॉक्टर LR बिश्नोई शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के अलावा सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा हिंसा, निगरानी, आपत्तिजनक सामग्री रखने की धमकी और महिलाओं और बच्चों के साथ उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। वहीं अधिकारियों ने दावा किया कि कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के रूप में प्रदर्शन में शामिल हुए हिंसा की, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जांच समिति जांच करेगी कि बल प्रयोग अत्यधिक या असंगत था या नहीं और भीड़ नियंत्रण में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं। ये पैलेट जैसे धातु के प्रक्षेप पर प्रतिबंध, पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी और स्पष्ट नेम प्लेट, प्रदर्शनकारियों की निगरानी, निजता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार से जुड़े मुद्दों पर भी विचार करेगी। महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। समिति गंभीर चोटों, चिकित्सा सहायता, मुआवजे और बल प्रयोग की कमान श्रृंखला की भी जांच करेगी। साथ ही BNSS की धारा 163 और BNS की धारा 152 के संभावित दुरुपयोग की भी समीक्षा होगी। अदालत ने पुलिस और जांच एजेंसियों को CCTV ड्रोन, बॉडी कैमरा फुटेज, वायरलेस रिकॉर्ड और PCR लॉग सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। शिकायतें गुमनाम रूप से भी दी जा सकेगी। समिति अंतरिम मुआवजे की संभावना पर विचार कर सकती है और पहली अंतरिम रिपोर्ट जल्द दाखिल करेगी। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को होगी। झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा JSSC और JPSC परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के हालिया आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल थे और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। राज्य सरकार ने हाल ही में JSSC और JPSC की विभिन्न परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया था, जिसमें हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। प्रार्थियों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि सरकार का ये निर्णय अवमानना है और इससे योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसी आंदोलन के दबाव में निर्णय सही नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इस रुख से स्पष्ट किया है कि अब सरकार को मामले में अपना पक्ष फिर से स्पष्ट करना होगा। इस फैसले के बाद राज्य के प्रशासनिक गलियारों और छात्रों के बीच हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने गुरुवार को 5 जजों के बहुमत से 1978 में 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम R राजप्पा और अन्य मामले में तय उद्योग की परिभाषा में संशोधन किया है। इस 9 सदस्यीय संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति BB रागत्ना, PS नरसिम्हा, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भूया, सतीश चंद्र शर्मा, जयमाल्या बागची, आलोक आराधे और विपुल M पांचोली शामिल थे। अदालत ने कहा कि बैंगलोर वाटर सप्लाई मामले में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट के कुछ पहलुओं में और स्पष्टता एवं सुधार की आवश्यकता है। हालांकि उसके मूल ढांचे ने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीठ ने महसूस किया है कि ट्रिपल टेस्ट के कुछ घटक तत्वों को अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है ताकि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2J के दायरे और स्वरूप को बेहतर ढंग से स्पष्ट किया जा सके। इसलिए अदालत ने ट्रिपल टेस्ट को नए सिरे से निर्धारित किया है। न्यायमूर्ति BB
रागतना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसका आज का फैसला केवल भविष्य में लागू होगा और लंबित विवादों या मामलों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में उद्योग की नई परिभाषा को वैधता या व्याख्या पर भी विचार करने से परहेज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों का फैसला पुरानी परिभाषा के आधार पर किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इससे फैसले का उद्देश्य लंबित कार्यवाहियों की कानूनी स्थिति को प्रभावित करना नहीं है। इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत अदालतों, न्यायाधिकरणों, श्रम प्राधिकरणों या अन्य मंचों के समक्ष लंबित सभी मामलों का निपटारा बैंगलोर वाटर सप्लाई मामले में निर्धारित पुराने ट्रिपल टेस्ट के अनुसार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के बैंगलोर वाटर सप्लाई मामले में तय ट्रिपल टेस्ट में संशोधन किया है। 5 न्यायाधीशों के बहुमत का ये फैसला केवल भविष्य के मामलों पर लागू होगा, जबकि लंबित मामलों में पुराना ट्रिपल टेस्ट ही प्रभावी रहेगा। अदालत ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में उद्योग की नई परिभाषा पर विचार नहीं किया। हालांकि न्यायमूर्ति बीबी रागतना ने अलग राय देते हुए कहा कि बैंगलोर वाटर सप्लाई में दी गई परिभाषा पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि 2005 में मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की भी आवश्यकता नहीं थी। न्यायमूर्ति के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2J में उद्योग की व्याख्या व्यापक होनी चाहिए। केवल राज्य द्वारा कोई कार्य किए जाने से वह उद्योग की परिभाषा से बाहर नहीं जाता। ये फैसला केवल भविष्य के मामलों पर लागू होगा और लंबित विवादों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब निरस्त हो चुकी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत लंबित मामलों में पुराना ट्रिपल टेस्ट ही लागू रहेगा। साथ ही अदालत ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में दी गई उद्योग की नई परिभाषा की जांच करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या एनटीए में सुधारों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद एनटीए में संरचनात्मक सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पूर्व इसरो अध्यक्ष के राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों और नंदन नीलेकनी समिति द्वारा उनमें किए गए सुधारों को लागू करने की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा मांगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में कई स्तरों की सुरक्षा है। प्रश्न पत्र कई मॉडरेटर तैयार करते हैं, 4 सेट बनाए जाते हैं और उनमें से 2 का चयन एनटीए महानिदेशक करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में सीसीटीवी, सीआईएसएफ सुरक्षा, जीपीएस युक्त वाहनों में परिवहन और स्ट्रांग रूम में वीडियोग्राफी की व्यवस्था है। हालांकि न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने ये कहा है कि सुरक्षा उपाय राधाकृष्णन समिति पहले ही देख चुकी है। अदालत की चिंता केवल किसी एक परीक्षा की सुरक्षा नहीं बल्कि एनटीए को स्थायी और मजबूत संस्थान बनाने की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की सुचिता का जिम्मा ऐसे वैज्ञानिक रूप से सक्षम और समर्पित निकाय को होना चाहिए जिसके पास पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी और आधुनिक तकनीकी क्षमता हो। पीठ ने एनटीए के बुनियादी ढांचे, अधिकारियों की नियुक्ति, अलग कार्यालय, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शोध एवं विकास की व्यवस्था पर सवाल उठाए। समिति ने परीक्षा प्रणाली में 16 अलग अलग वर्टिकल बनाने की सिफारिश की थी। अदालत ने पूछा कि इसके लिए जरूरी मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा वास्तव में तैयार है या नहीं। मेहता ने बताया कि कई पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने एनटीए की तुलना यूपीएससी से करते हुए कहा कि वर्षों तक लगातार परीक्षाएं आयोजित करने में यूपीएससी ने संस्थागत विशेषज्ञता और स्मृति विकसित की है। एनटीए को भी ऐसा ही मजबूत संस्थान बनाना चाहिए। अदालत ने एनटीए के संप्रभु डाटाबेस और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित डिजिटल भंडारण पर भी सवाल किया। मेहता ने बताया कि सरकार राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी है और कई उपाय लागू किए जा चुके हैं। एनटीए एनआईसी के सहयोग से अपनी तकनीकी टीम तैयार कर रहा है और स्वदेशी एआई मॉडल के इस्तेमाल की दिशा में काम कर रहा है। पीठ ने केंद्र के सचिव को 3 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड या एसएसआरबी को दारा सिंह की समय पूर्व रिहाई की याचिका पर फैसला लेने में देरी को लेकर फटकार लगाई। दारा सिंह 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय विश्नोई की पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अदालत द्वारा मामले की सुनवाई कई बार टालने के बावजूद राज्य की सजा समीक्षा बोर्ड ने अब तक दारा सिंह की याचिका पर फैसला नहीं लिया है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप फैसला लीजिए वरना हम अपना फैसला लेंगे, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। दारा सिंह उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने 1999 में ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 नाबालिग बेटों की हत्या कर दी थी। भीड़ ने उस वाहन में आग लगा दी थी जिसमें स्टेन्स और उनके बेटे रात में ठहरे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में जिसमें दारा सिंह को दोषी ठहराया गया था, कहा गया था कि भीड़ का उद्देश्य ग्राहम स्टेन्स को उनकी धार्मिक गतिविधियों और गरीब आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के कथित प्रयासों के लिए सबक सिखाना था। ट्राई कोर्ट ने दारा सिंह को शुरू में मौत की सजा सुनाई थी, बाद में उड़ीसा हाई कोर्ट ने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। रिमिशन याचिका में दारा सिंह ने कहा कि उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वह 24 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। उसने अपने कृत्य पर पछतावा जताते हुए दावा किया कि जेल में रहने के दौरान उसने खुद में सुधार किया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि अपराध उसकी युवावस्था में मातृभूमि की रक्षा और सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर किया गया था। दारा सिंह ने यह भी दावा किया है कि उसे कभी पैरोल पर रिहा नहीं किया गया। बुधवार को पीठ ने यह कहा कि दारा सिंह अब 26 साल से अधिक समय जेल में बंद है। इससे पहले अदालत ने उसकी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी क्योंकि राज्य सजा समीक्षा बोर्ड ने अदालत को बताया था कि वह समय पूर्व रिहाई की याचिका पर फैसला लेने की प्रक्रिया में है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। इस मौके पर प्रदीप राय ने कहा कि बार पूरी तरह पीठ के साथ है और नई कार्यकारिणी न्यायपालिका को हर संभव सहयोग और सहायता प्रदान करेगी। प्रदीप राय ने कहा, माय लॉर्ड्स, ये बार पूरी तरह आप लोगों के साथ है। हम 100% सहयोग करेंगे और पीठ को हर संभव सहायता देंगे। इस पर से जय सूर्यकांत ने बार और बेंच के बीच संबंधों को लेकर कहा कि दोनों एक छोटे परिवार की तरह हैं। उन्होंने कहा कि हम एक छोटा परिवार है, हमने हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा है और आगे भी इसी समन्वयपूर्ण संबंध को बनाए रखेंगे। पीठ ने उम्मीद जताई है कि एससीबीए के नवनिर्वाचित पदाधिकारी उदाहरण के जरिए बार का नेतृत्व करेंगे और युवा वकीलों को पेशेवर रूप से स्थापित होने में मदद करने के लिए आवश्यक पहल करेंगे। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट बार के युवा सदस्यों को आगे आकर जिम्मेदारी संभालने का भी स्वागत किया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बार की आकांक्षाओं और उसकी जायज अपेक्षाओं का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने बार और बेंच के बीच सहयोग, बेहतर समन्वय बनाए रखने पर आवश्यकता पर जोर दिया है। नई कार्यकारिणी के सामने बार के प्रशासनिक और पेशेवर हितों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में बार और बेंच के बीच सहयोग एवं समन्वय को और मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए दायर याचिका पर चल रही कार्रवाई को फिलहाल स्थगित रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई या किसी अन्य जांच एजेंसी को भी इस बीच हाईकोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाए कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उनके खिलाफ आदेश कैसे पारित कर दिया। सीजेआई ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा गंभीर अपराध किया जाता है तो पुलिस को कार्रवाई के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि अदालत किसी मामले में कोई निर्देश जारी करना चाहती है तो उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अपेक्षित है। पीठ ने यह भी कहा है कि यदि किसी जांच एजेंसी को किसी व्यक्ति की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति की जानकारी मिलती है तो वह अपने स्तर पर जांच
शुरू कर सकती है और इसके लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि यदि मामला इतना गंभीर है तो एजेंसी ने खुद से कार्रवाई क्यों नहीं की। और इसी के साथ कोर्ट से दिस वीक में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।